हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, जो हमने क्लास 10th की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने वीडियो फ्रेंड्स के साथ शेयर और चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम लोग इस सीरीज़ में क्लास 10th के सभी चैप्टर के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश की किरण गमन करती है। देखिए, प्रकाश की किरण गमन करती है, इसका मतलब प्रकाश की किरण कैसे चलती है। आपके ऑप्शन है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका आंसर जो होगा वो होगा सही रेखा, सीधी रेखा में, क्योंकि प्रकाश की भी जितनी भी किरणें होती है वो हमेशा सीधी रेखा में गति करती है, सीधी रेखा में गति करती है, ना कि इस प्रकार से। तो प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गति करती है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रकाश का वेग जो होता है वो न्यूनतम होता है। न्यूनतम कहने का मतलब सबसे कम। देखिए, प्रकाश की वेग की बात करें तो निर्वात में वो सबसे तेज़ी से गमन करता है। तो सबसे तेज़ होता है किसमें? निर्वात में। जल में थोड़ा कम होगा, वायु में थोड़ा कम होगा, लेकिन अगर सबसे कम की बात करें तो वो होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि कांच में। क्योंकि कांच जो है ठोस है, और जैसे जैसे हम लोग गैस में जाएंगे तो प्रकाश बहुत तेज चलेगा, द्रव में जाएंगे तो थोड़ा धीरे चलेगा, और ठोस में जाएंगे तो और थोड़ा धीरे चलेगा। तो इसमें कांच हो जाएगा, क्योंकि कांच एक प्रकार का ठोस है और ठोस में प्रकाश की चाल कम हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। देखिए, जब भी किसी चालक के सामने की बात करें तो चालक के सामने हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि गाड़ियों में जो ड्राइवर होता है उसके सामने जो दर्पण लगा होता है, जिससे पीछे का व्यू दिखता है, और उस व्यू को देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। ताकि मान के चलिए कोई गाड़ी चला रहा है और गाड़ी के पीछे से कोई बड़ी गाड़ी आ रही है, तो अगर उत्तल दर्पण ना लगा के अवतल दर्पण लगा दें तो ये जो अवतल दर्पण होता है वो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना देता है, जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ताकि वो बड़े से बड़े वस्तु का प्रतिबिंब जो है चालक को, यानी ड्राइवर को, छोटा बना के दिखा सके, जिससे एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामने या फिर साइड मिरर में पूछ दे तो होगा आपका उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न देखते हैं कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। देखिए, हेडलाइट की बात कर रहा है, उस समय बात कर रहे थे हम लोग साइड मिरर या फिर सामने वाले में, लेकिन हेडलाइट की बात करें जिसमें से लाइट निकलता है, तो लाइट को दूर तक फैलाना होता है, जिसके लिए वहाँ पे प्रयोग किया जाता है हमेशा अवतल दर्पण। तो हेडलाइट की बात करें तो अवतल दर्पण, साइड मिरर या फिर सामने बात करें तो उत्तल दर्पण। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। कहने का मतलब ये कि समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए, तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, मान के चलिए कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे समतल दर्पण है, तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, और दर्पण के पीछे बनने वाली प्रतिबिंब जो होती है वो होती है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब। अगला प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है डायोप्टर। इसका एक और एसआई मात्रक होता है जिसको हम लोग मीटर इन्वर्स कहते हैं। तो दोनों याद रखना है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर, यानी इसे डी से सूचित करते हैं, और एक और एसआई मात्रक होता है जिसे मीटर इन्वर्स कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो पक्का आपका 95% जो ऑब्जेक्टिव होगा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो अपना रिजल्ट अच्छे से अच्छे कर सके। ये जो भी है तो 2025 की तैयारी के लिए है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा है। देखिए, जब भी किरण का पथ दर्शाने वाले चित्र की बात करें तो वहाँ पे सही आंसर होगा आपका किरण आरेख। किरण आरेख के द्वारा ही प्रकाश के किरण पथ को चित्र दर्शाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस स्थानांतरण क्या होता है। देखिए, आपके हमारे पास क्षमता दिया है, यानी पी का मान दिया है कितना, 2 डायोप्टर, कह रहा है कि फोकस दूरी निकालिए। तो इसके लिए सूत्र होता है P बराबर 1/f। यहाँ पे P का मान दिया है, यानी P की जगह पे अगर हम 2 रखते हैं, 1 की जगह पे 1 और F की जगह पे F, तो हमारा F बराबर जो निकलेगा, बाई CM कर लेंगे 1 करके, तो हमारा F जो निकलेगा वो निकलेगा
1/2, काटेंगे तो आएगा 0.5। तो इसका जो सही आंसर होगा 0.5 मीटर आएगा। और इस मीटर को हम लोग 0.5 मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। देखिए, जब भी फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हो तो ये जो होता है सूत्र की P बराबर 1/f, तो यहाँ पे f का मान होता है मीटर में, लेकिन अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे दे तब हम लोग क्षमता निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे P बराबर 100/f। या फिर आप यहाँ से सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके ये वाला सूत्र लगा सकते हैं, और नहीं तो नहीं कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट ये वाला सूत्र लगाते हैं। तो हम लोग ये वाला सूत्र लगा के देखते हैं कि P बराबर 100/f। ध्यान रखिएगा, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हो तब ये सूत्र लगाएंगे, और हमको मीटर में नहीं बदलना हो तब। अगर मीटर में बदलने आता है तो हम लोग डायरेक्ट ये वाला सूत्र लगा सकते हैं P बराबर 1/f, फोकस दूरी को मीटर में बदल। खैर यहाँ पे हम लोग मीटर में नहीं बदलने वाले हैं। तो देखिए 100 अब फोकस दूरी हमारे पास है 50, तो 0 से 0 कट गया, 10/5 यानी कि 2। हमारा सही आंसर आ जाएगा 2 डायोप्टर, प्लस का 2 आएगा क्योंकि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो प्लस में आती है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। देखिए, प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग कहते हैं किरण पुंज। एक किरण जाएगा तो किरण, और बहुत सारी किरणें जब एक साथ जाएंगी तब उसे हम लोग कहेंगे किरण पुंज। तो इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। देखिए, उत्तल लेंस की क्षमता की बात करें तो वो होती है हमेशा धनात्मक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी भी धनात्मक और इसकी क्षमता भी क्या होगी, धनात्मक। उसी प्रकार अवतल लेंस का अगर यहाँ पे पूछा होता तो अवतल लेंस की फोकस दूरी भी ऋणात्मक होती है और क्षमता भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो इससे याद रखना है। लेकिन यहाँ पे उत्तल का पूछा है तो हो जाएगा आपका धनात्मक। अगला प्रश्न देखते हैं कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। देखिए, अवतल लेंस की क्षमता अभी बताए क्या होती है, ऋणात्मक, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी भी ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तल लेंस को कहते हैं, देखिए, अभिसारी, द्विउत्तल, अपसारी, इनमें से कोई। देखिए उत्तल लेंस जो होता है ना, जब भी किसी उत्तल लेंस से हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर किरण को भेजते हैं तो सभी किरणों को एक जगह पे एकत्रित कर देता है। और जब भी कहीं से किरण आकर एक जगह पे एकत्रित होती है तो उसे हम लोग कहते हैं अभिसारी। तो उत्तल लेंस जो होता है किरणों को अभिसरित कर देता है, इसीलिए उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। वहीं अवतल लेंस को इसका उल्टा कहा जाता है अपसारी लेंस, क्योंकि जब किसी अवतल लेंस से मुख्य अक्ष के समांतर किरणों को भेजा जाएगा तो ये क्या करेगा, एक जगह पे एकत्रित न करके इसको फैला देता है। अवतल लेंस क्या करेगा, फैला देगा, यानी अपसरित कर देता है, और उत्तल लेंस इसका उल्टा अभिसरित कर देता है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अवतल लेंस को कहते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया। देखिए, अवतल लेंस के जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण को भेजेंगे तो ये किरणों को क्या करेगा, फैला देगा, यानी कि अपसरित कर देगा। तो इसे कहेंगे हम लोग अपसारी लेंस। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। देखिए, लेंस से मतलब किस पदार्थ से लेंस नहीं बनता, जल से हो सकता है, क्योंकि जितने भी पारदर्शक पदार्थ होते हैं उन सभी से लेंस बनाया जा सकता है। पारदर्शक पदार्थ मतलब जिनके आर पार हम लोग देख सकते हैं, तो जल के आर पार देख सकते हैं, इससे लेंस बन सकता है। कांच के आर पार देख सकते हैं, इससे लेंस बन सकता है। कुछ प्लास्टिक के आर पार भी देख सकते हैं, यानी प्लास्टिक से भी लेंस बन सकता है। लेकिन मिट्टी की बात करें तो मिट्टी के आर पार प्रकाश नहीं जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन से पदार्थ से लेंस नहीं बन सकता है। तो जल से बन सकता है, कांच से बन सकता है, प्लास्टिक से बन सकता है। अगर नहीं बनने की बात करें तो मिट्टी से नहीं बन सकता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता। अगला प्रश्न कहता है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। देखिए, सब हमेशा अगर छोटे की बात करें तो आँख मूंद के आप लोग उत्तल लगा सकते हैं। समतल जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल कभी वस्तु से बड़ा और कभी वस्तु से छोटा। तो जब क्वेश्चन का है कि बड़ा और छोटा दोनों किससे बनता है तो होगा आपका अवतल। सिर्फ बराबर पूछे तो होगा समतल, और सिर्फ छोटा पूछे तो होगा आपका उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस दर्पण को वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अभी बताए अवतल दर्पण से हमेशा वस्तु से बड़ा, छोटा और बराबर तीनों बनाता है। ये समतल वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाएगा, उत्तल वस्तु से छोटा बनाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अवतल लेंस। अगला प्रश्न देखते हैं
कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ये तो सबको पता होगा, प्रकाश परावर्तन के 2 नियम हैं। क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होंगे। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, यही 2 नियम है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। देखिए, ऊपर मान लेते हैं हवा है और नीचे है कांच, यानी हवा कौन सा माध्यम? विरल माध्यम, और कांच कौन सा माध्यम? सघन माध्यम। तो कोई किरण है, इसमें से जब हवा में से कहाँ जाएगी? आपका कांच में जाएगी, तो ये अपना वास्तविक पथ छोड़ के ये जो होता है मुड़ जाएगी किधर? अभिलंब की ओर। क्यों मुड़ेगी? क्योंकि जब भी किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इसका सही आंसर होगा अभिलंब के निकट, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है। देखिए, फोटोग्राफी कैमरे में जो लेंस लगा रहता है वो पूछना चाहता है, तो वो होता है आपका उत्तल लेंस। अगला प्रश्न देखते हैं कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। देखिए, साइड मिरर बताए थे ना, गाड़ियों के साइड में जो दर्पण लगा होता है, जिसमें हम लोग बाइक चलाते समय मुंह देखते हैं, वो दर्पण होता है आपका कौन सा? उत्तल दर्पण। इसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्यों लगाते हैं उत्तल दर्पण? क्योंकि अगर अवतल या फिर समतल दर्पण लगा देंगे तो उनसे बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और पीछे से कोई छोटी गाड़ी आ रही होगी, लगेगा कि बहुत बड़ी गाड़ी आ रही है, इसीलिए एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन उत्तल दर्पण से बड़ी, मान के चलिए आप बाइक चला रहे हैं और बाइक में देख रहे हैं और पीछे से आ रहा है ट्रक, तो ट्रक का वो छोटा सा प्रतिबिंब बना के दिखाएगा कि पीछे से क्या आ रहा है? ट्रक आ रहा है, तो आसानी से आप लोग साइड कर पाएंगे। अगला प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? देखिए, फोकस दूरी दिया है, एफ दिया है कितना? 10 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या यानी आर पूछ रहा है। देखिए, फोकस दूरी के दुगुना होता है वक्रता त्रिज्या, तो फोकस दूरी 10 तो वक्रता त्रिज्या कितना? 20, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20। अगला प्रश्न देखते हैं कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। देखिए, नाम में ही छुपा है, निर्गत किरण यानी निर्गत कोण। आपतित किरण आपतन कोण बनाएगी, परावर्तित किरण परावर्तन कोण बनाएगी। अगर अपवर्तित किरण रहता है तो वो अपवर्तन कोण बनाती, लेकिन यहाँ पे निर्गत किरण पूछ रहा है तो कौन सा कोण बनाएगी? निर्गत कोण बनाएगी, सीधा सा बात है। अगला प्रश्न है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। देखिए, सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो उसमें उपयोग होता है उत्तल लेंस। ये प्रश्न जो है लगभग 4 से 5 बार अभी तक एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको याद रखिएगा। सूक्ष्मदर्शी की बात कर दे तो कौन सा लेंस? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, उसमें अवतल का प्रयोग नहीं होता है और सिर्फ उत्तल का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब की बात करें तो उत्तल से दोनों बनता है, आभासी भी बनता है और वास्तविक बनता है, लेकिन अगर काल्पनिक प्रतिबिंब की बात करें तो वो बनता है सिर्फ और सिर्फ अवतल लेंस से। अगला प्रश्न है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। देखिए, परावर्तन के नियम में क्या होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण बराबर विचलन कोण। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अगला प्रश्न देखते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है क्योंकि ये बनता है दर्पण के पीछे, और दर्पण के पीछे बनने के कारण ये हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। देखिए, लेंस में अगर मुख्य फोकस की बात करें तो इसकी संख्या होती है 2, लेकिन अगर सभी फोकस पूछता है तो इसमें कितनी होती है? 4 होती है, लेकिन सिर्फ मुख्य फोकस पूछ रहा है तो मुख्य फोकस होता है इसमें 2। मान लीजिए कोई लेंस है तो इसमें 2 फोकस होते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इसको F1 कहते हैं हम लोग, इसको F2 कहते हैं। अगर चारों फोकस की बात करें तो एक यहाँ पे होता है जिसको हम लोग 2F1 कहते हैं, यहाँ पे होता है जिसको हम लोग 2F2 कहते हैं, लेकिन मेन दोनों यही होते हैं, तो मुख्य फोकस पूछा है यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि टॉर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। देखिए, टॉर्च लाइट जो हम लोग टॉर्च उपयोग करते हैं ना घर में, इसी को कहा जाता है टॉर्च लाइट। तो पूछ रहा है कि इसमें जो ये जो परावर्तक सतह होता है, इसमें देखिएगा चमकीले एक वाइट कलर का चमकीला परत लगा होता है, वो होता है अवतल। इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो रहे हैं उन सभी को लेके आ रहा हूँ, और चैप्टर वाइज हम लोग प्रश्न करने वाले हैं ताकि एक भी प्रश्न ना छूटे। तो फटाफट से चैनल के साथ जुड़ जाइए, वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आपका और आपके फ्रेंड्स सबकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो चुके। फ्रेंड्स, आपकी अगर जैसी डिमांड होगी उसी सब्जेक्ट का हम लेके आएंगे। फिलहाल हमने साइंस का सीरीज़ शुरू किया है जिसमें तीसरा या चौथा वीडियो हो रहा है। पहले हम बायोलॉजी के एक चैप्टर का करा चुके हैं, तो चैनल पे वीडियो पड़ी होगी, जा करके वो भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। देखिए, दाढ़ी बनाना है तो दाढ़ी बनाने में तो क्या
फेस बड़ा दिखना चाहिए, तब जाके दाढ़ी अच्छे से बनेगी। तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है हमेशा किस में, अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में लगाएंगे तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा, समतल दर्पण में बराबर। तो लोग समतल दर्पण यूज करते हैं, लेकिन सबसे अच्छा कौन होता है, अवतल दर्पण होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि अवतल दर्पण। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर का कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने 29 क्वेश्चन कवर किया है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि जितने भी इस चैप्टर से प्रश्न हो उन सभी को कवर कर लें। तो 2 पार्ट में ये वीडियो होने वाली है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।